ये है 11th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन किया एंड डेफिशिएंट डिमांड का मतलब समझा। इस लेक्चर में एक्सेस डिमांड को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं एंड देन फाइनली वी विल बी लुकिंग एट कुछ सॉल्यूशंस इन सिचुएशंस को, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेस डिमांड क्या है, याद करो। डेफिशिएंट डिमांड हम क्या पढ़ कर आए थे? डेफिशिएंट डिमांड हमें सिर्फ एक बात बोल रही थी कि जो आपकी इकोनॉमी है उसमें जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी डिमांड नहीं हो रही, उससे कम हो रही है। अब उसका ऑपोजिट एक्सेस डिमांड क्या कहेगा कि जितनी डिमांड आपकी इकोनॉमी में होनी चाहिए आपकी डिमांड उससे ज़्यादा है। अगर डिमांड उससे ज़्यादा होगी तो मतलब आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं उस डिमांड को फुलफिल करने के। तो क्या होगा? मारामारी होगी, यानी कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी चीज़ें होंगी। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या बातचीत है। एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले कि टॉपिक पे आने से पहले कि ये क्या है, एक शॉप है, ठीक है। इस शॉप की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, जितने भी लेबर ये रखना चाहता है, जितने भी लेबर सप्लाई है इसके आसपास, उस हिसाब से अगर ये शॉप टोटल अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करता है तो ये 100 रुपीज़ की चीज़ें बना पाता, ठीक है। अब अगर डिमांड 100 रुपीज़ की है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना सप्लाई होगा उतना ही डिमांड हो जाएगा, यही हम चाहते हैं। लेकिन अगर 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन ही ये शॉप ना करे, क्या करे? ₹50 का प्रोडक्शन करे, मतलब ये अपने रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा। ये ऐसा कब करेगा? जब डिमांड 50 चीज़ों की है, 50 रुपए की चीज़ों की है। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि इसकी कैपेसिटी है 100 रुपए की चीज़ें बनाने की, लेकिन ये 100 रुपए की चीज़ें नहीं बना रहा, 50 रुपए की बना रहा है, क्योंकि डिमांड उतनी है। यानी कि डिमांड हमें चाहिए कितनी थी रिसोर्सेज के अच्छे तरीके से यूटिलाइज होने के लिए? 100, लेकिन डिमांड हो कितनी रही है? 50। कम है डिमांड, हाँ या ना, जिसकी वजह से सप्लाई भी कम है। ये डिमांड का कम होना कहलाता है डेफिशिएंट डिमांड। अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। यही हमारे पास क्या है? एक शॉप है जो कि 100 रुपीज़ का सामान एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय करके बना सकती है, हाँ या ना। डिमांड कितनी होनी चाहिए? 100 होगी तो इकोनॉमी एक अच्छे इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके। नाउ डिमांड 100 की जगह कितने की हो रही है? 120 की हो रही है। अब ये जो शॉप वाला है ये अपने पूरे रिसोर्सेज को ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहा था, हाँ या ना। 100 रुपये इसका मैक्सिमम आउटपुट बन रहा था फुल रिसोर्सेज यूज करके। अब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ये सप्लाई भी क्या करने की कोशिश करेगा? ज़्यादा करेगा। लेकिन ये सप्लाई करने के लिए इसके पास रिसोर्सेज तो उतने हैं नहीं। तो यानी कि जब डिमांड ज़्यादा होगी रिक्वायर्ड डिमांड से, तब इकोनॉमी के रिसोर्सेज पे एक प्रेशर क्रिएट होने लगेगा एंड तब भी हम 120 लोगों की डिमांड नहीं पूरी कर पाएंगे। हम कैसे करेंगे फिर? डील कैसे करेंगे इस सिचुएशन को? हम अपने प्राइसेस राइज करते हैं। हम बोलेंगे कि सामान 100 रुपए का नहीं है, सामान 120 रुपए का। यहाँ पर सामान की क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, यहाँ पर उनके दाम बढ़ गए। ये सिचुएशन होता है पूरी इकोनॉमी का जब हम एक्सेस डिमांड की बात करते हैं। पढ़ते हैं आराम से, धीरे धीरे हमें ये एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या बोल रहा है देखो कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर एडी ज़्यादा है एएस से, मतलब जो एडी प्लान कर रही है इकोनॉमी वो एक्सीड कर रहा है जो एडी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा। यानी कि जब रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं तब जितना एडी होता है वो इक्विलिब्रियम वाला एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता है, हाँ या ना। अगर उससे कम है तो हम कह रहे हैं डेफिशिएंट है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। यानी कि जब डिमांड ज़्यादा है देन व्हाट इज रिक्वायर्ड
टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए जितना डिमांड चाहिए, अगर डिमांड उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में हो। एक्सेस डिमांड लीव्स नो एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर इकोनॉमी के पास, समझ लो ये सारे रिसोर्सेज हैं, इनमें से ये रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है, तो अभी ये वाले रिसोर्सेज अनयूज्ड पड़े हुए हैं, इसे इकोनॉमी के लिए कहा जाता है एक्सेस कैपेसिटी। यानी कि अभी इकोनॉमी के पास कैपेसिटी है कि वो अपना प्रोडक्शन जो है वो ऐसे बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी ये रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुए। लेकिन अगर डिमांड क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, आप इतनी डिमांड कर रहे हो, रिसोर्सेज तो इतने, तो एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम हमें फिर से आने लगेगा। वो लोग इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है, हाँ या ना। इट एक्सीड्स कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, ये उसको एक्सीड कर जा रही है यहाँ पे हमारी। इतनी बात समझ में आ रही है। ये देखो ग्राफ देखें, इसका ग्राफ क्या बोल रहा है, एएस की लाइन वही हमारी 45 डिग्री पे है, हाँ या ना। एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली लाइन, ये जो एडी है, यहाँ पर रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रही है। अब हमारा जो एक्चुअल एडी है इकोनॉमी का, प्लान्ड एडी है, वो हम क्या देख रहे हैं, इससे ऊपर लाए कर रहे हैं, हाँ या ना। यानी कि हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जितनी डिमांड होनी चाहिए फुलर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट पे उससे। ओके, सो कितना डिफरेंस है, यानी कि आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे इधर होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी इकोनॉमी किधर है, इधर है। एडी इतना होना चाहिए था, लेकिन एडी इतना है। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, आपकी एक्सेस डिमांड। बोलो किसको बात समझ में। सिंपल सी बात तो इतनी है ना कि शॉपकीपर 100 रुपये का सामान बना सकता है सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से यूज़ करके, लेकिन उसके पास 120 रुपये की डिमांड आ रही है, 20 रुपये का सामान लोग मांगने आ रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज जब पूरे यूज़ है, सामान की कैपेसिटी तो बढ़ सकती नहीं, तो वो क्या करेगा, इसी सामान को महंगा करके बेचेगा। हम क्या कह सकते हैं, कॉस्टली या एक्सपेंसिव करके बेच देगा इसे। इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो फिर हम आ जाते हैं कि भाई ये हो क्यों रहा है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रही है, कॉजेस क्या है। वो बोल रहे हैं कि देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि जो एडी है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा, हाँ या ना। तो यानी कि एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एडी किस किस से बन रहा है, एडी बन रहा है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ऐसी चीज़ों से बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। कंजम्पशन बढ़ा तो हमारा क्या कर जाएगा, जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज कर जाए तो भी हमारा डिमांड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो कर रही है वो इंक्रीज कर दे तो हमारा क्या करेगा, एक्सेस कैपेसिटी का सिचुएशन बनेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, जो भी चीज़ें हमारे देश में मैन्युफैक्चर हुई हैं और बाहर बेची जा रही हैं, अगर वो बढ़ती है, मतलब हमारा प्रोडक्शन जो है बेसिकली वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, उसका डिमांड राइज कर रहा है, तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स भी क्या करेगा, एडी को पुशअप करेगा। डिक्रीज कर जाए इम्पोर्ट्स में, अगर हम बाहर से सामान नहीं मंगा रहे तो हम अपनी नीड्स खुद ही फुलफिल कर रहे हैं, हमारी गुड्स का ग्रेटर डिमांड है, इसीलिए एडी फिर से इंक्रीज कर जाएगा। कट इन टैक्स रेट, अगर टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा तो लोगों के पास खर्चा करने वाला जो पैसा होगा, कंजम्पशन के लिए जो पैसा बचेगा आफ्टर टैक्स पे ऑफ करने के, वो ज़्यादा बचेगा। हाँ, जब ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, अगेन हमारा एडी इंक्रीज कर जाएगा। इतनी बात हमें कॉजेस समझ आ रहे हैं कि एक्सेस डिमांड क्यों बढ़ रहा है। एक्सेस डिमांड है चाहे डेफिसिट डिमांड है, डिमांड के कंपोनेंट्स में फ़र्क पड़ेगा। जब आपको डिमांड को गिराने का प्लान करोगे तो ये सब चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी, जब डिमांड को बढ़ाने का प्लान करोगे ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम प्लान्ड एडी जो हायर है उसकी बात कर रहे थे ना, कि वो हायर क्यों आ रही है प्लान्ड एडी, इन सभी कारणों की वजह से हमारा प्लान्ड एडी हायर आ रहा है। कूल, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर
एक्सेस डिमांड हो रही है इकोनॉमी में, हमें उस चीज़ से दिक्कत क्या है, हम क्यों इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी इकोनॉमी के अंदर अगर एक्सेस डिमांड होगा तो। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप सिंपल अगर हम समझे तो क्या हो रहा है, जो हमारी हलवाई की दुकान थी, जहाँ पे एक शॉप थी, 100 रुपये का सामान बन रहा था, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके एडी आया 120 का, तो ये सामान बढ़ा नहीं पाया, इसने क्या किया, 120 रुपये प्राइस कर दिया, यानी कि महंगाई ले आया ये इकोनॉमी में बढ़ी हुई डिमांड के कारण। हाँ या ना, यहाँ पे समझते कैसे ये साइकिल काम करेगा। सबसे पहले एडी ऑलरेडी इकोनॉमी में बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से उस ज़रूरत ऑफ एडी को पूरा करने के लिए क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज उन पे प्रेशर बढ़ेगा। हाँ या ना, कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स और प्रोड्यूस करवा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करवा पाए। हाँ या ना, जिसकी वजह से हमारा राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कैसे कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी से काम लेना चाहोगे तो आप उन्हें हायर वेजेस पे करोगे, हायर सैलरीज पे करोगे। हाँ या ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, अपनी चीज़ें महंगी बेचोगे। अगर आपको पहले 100 रुपये का खर्चा पड़ रहा था, अब आपको 120 रुपये खर्चा देना पड़ रहा है, तो आप चीज़ भी तो 140 रुपये की बेचोगे जो पहले 100 रुपये में बेचते थे। यानी कि अगर आपके खर्चे बढ़ेंगे एज अ प्रोड्यूसर, तो आप क्या करोगे, अपनी इनकम वाली चीज़ को भी तो इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। इकोनॉमी में प्राइजेज अप चले गए, प्राइजेज अप चले गए, लेकिन जो आउटपुट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, उसमें ज़्यादा चेंजेस हम लोग नहीं ला पाए, क्योंकि रिसोर्सेज तो ऑलरेडी फुली यूटिलाइज थे। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? ये इकोनॉमी में क्रिएट करता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को हम कैसे मेजर करेंगे कि हमारा जो प्लान्ड इकोनॉमी है और जो हमारा प्लान्ड इकोनॉमी कह रही हूँ, हमारा जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है और फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, उनमें बेसिकली कितना फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए इतना एडी है, लेकिन आ कितना रहा है, इधर आ रहा है एडी नहीं, हमें चाहिए इतना एडी और ये पिंक लाइन पे आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि एक स्टैटिक जीडीपी हो जाएगी, यानी कि जीडीपी में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है कि आपका जीडीपी होता है कि कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहा है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं एक इकोनॉमी के अंदर। अब जब आप अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करके 100 यूनिट्स बना पा रहे हो, तो अगर आपकी डिमांड इंक्रीज कर भी रही है, तब भी आपके रिसोर्सेज तो इंक्रीज नहीं कर रहे, तो आउटपुट इंक्रीज कैसे करेगा? यानी कि आपका प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि हमारी जीडीपी क्या है, जितना प्रोडक्ट पहले बन रहा था उतना ही प्रोडक्ट स्टैटिक हो जाएगी जीडीपी कहीं ना कहीं। हाँ या ना, यानी कि पहले यहाँ पर खड़े थे, फिर आप डिमांड तो आपकी हायर हो गई, जो एडीएफ है और एडीपी है उनके बीच में ये जो डिफरेंस हमारा आ रहा है, यहाँ पर डिमांड तो हायर चली गई, लेकिन अगर इसे ट्रैक करोगे जीडीपी क्या है उतनी की उतनी ही, स्टैटिक जीडीपी बन जाएगी। क्या लिखा हुआ है, इन अ सिचुएशन ऑफ excess demand, quantum of goods and services produced in the economy remains constant. Quantum मतलब quantity same रहने वाली है, though the market value of goods and services tends to rise. यानी कि मार्केट प्राइस तो महंगी हो जाएंगी। क्या ऐसे समझाना, तुम लोग तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, हम लोग साथ में नेशनल इनकम जैसे चैप्टर पढ़ चुके, वो हमें क्या बताते थे, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या बोलता था कि अगर पहले 10 प्रोडक्ट बन रहे थे और अब 20 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनको एक ईयर चूज कर लो, एक बेस ईयर चूज कर लो, उनके प्राइजेस के हिसाब से वैल्यू निकालो, तो हमें क्या पता चलेगा कि एक्चुअली में वैल्यू इंक्रीज हुई है या नहीं हुई। यानी कि अगर यहाँ पे एक्चुअल में कोई वैल्यू इंक्रीज ना हुआ होता, हम निकाल रहे थे रियल जीडीपी, पहले 10 यूनिट्स बनते थे, अब भी 10 ही यूनिट्स बनते, पहले 1 रुपए में बनते थे, अब 2 रुपए में बनते, तो यहाँ पर क्या हुआ 10 और यहाँ पर क्या हो गया 20।
आप कहोगे अरे अरे हमारी तो जीडीपी इंक्रीज कर गई, हमारी तो वैल्यू इंक्रीज कर गई, 10 से 20 पे आ गए। पर रियल जीडीपी आपको क्या बोलेगा? नहीं ऐसे मत करो यार, प्राइजेस तो सेम ही रखो ना, एक बेस ईयर का प्राइस सेलेक्ट कर लो एंड उसी हिसाब से साल दर साल जीडीपी की वैल्यू फाइंड करो, तभी आपको पता लगेगा कि क्वांटिटी बढ़ी है या सिर्फ प्राइजेस की वजह से ही क्या आ रहा है, जीडीपी का हायर वैल्यू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ही प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, अरे जीडीपी तो इंक्रीज ही नहीं की, जो इंक्रीमेंट आ रहा था, शो हो रहा था, वो किसकी वजह से शो हो रहा था, क्योंकि हम प्राइजेस क्या उठा रहे थे, करंट ईयर के प्राइजेस उठा रहे। जब हम करंट ईयर के प्राइजेस उठा के जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं उसे बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमें एक सही पिक्चर नहीं देता क्योंकि ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी अगर प्राइजेस राइज किए और क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया तब भी। इसको बात बिल्कुल समझ में आ गई, हाँ या ना? चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज है कि एक्सेस डिमांड एंड वेज स्पाइरल। क्या मतलब है, ओइंग टू मोर एडी इंक्रीज प्रेशर ऑन रिसोर्सेज लीड टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात, एडी का क्या हुआ, एडी इंक्रीज कर गई, अब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन जब वो करना चाहेंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा लेबरर मार्केट से लेबरर्स को उठाना चाहेंगे एंड जिनकी वजह से वो क्या करेंगे, हायर वेजेस देने को तैयार हो जाएंगे। एडी बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर गया, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर गया तो वेजेस बढ़ गए, जिसकी वजह से वेजेस अगर वो हायर पे करेगा तो वही बात वो अपनी इनकम में भी तो उस चीज़ को इंक्लूड करेगा ना, यानी कि प्राइजेस को महंगे कर देगा। प्राइजेस हाई हो जाएंगे तो लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर हो जाएगा, यानी कि जब आपका खर्चा घर का 10,000 रुपये में चलता था अब वो 15 में चल रहा है, हाँ या ना? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया तो आप क्या करोगे, आप भी तो अपने बॉस को जाके या फिर एक डिफरेंट एम्प्लॉयर के पास जाके कहोगे यार हमें जॉब दो, हम ज़्यादा इनकम के वाली जॉब करना चाहते हैं। इसको बात समझ में आ रही? तो फिर से वेजेस क्या कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे एंड ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा। इसको बात समझ में आ रही? वेजेस कैच प्राइजेस, प्राइजेस कैच वेजेस, कह रहे एक दूसरे को कैच करते। सबसे पहले वेज बढ़ रहा है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, फिर प्राइस बढ़ने की वजह से वेजेस पे जो काम करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं हमें और वेजेस दो, फिर और प्राइस बढ़ रहा है, फिर और इस तरीके से वेजेस प्राइस को और प्राइस वेजेस को कैच करता रहता है एंड ये एक सिचुएशन क्रिएट करता है वेज स्पाइरल की एक्सेस डिमांड के अंदर। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। लास्ट हमारे पास कॉन्सिक्वेंस क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ द डे। ये पॉइंट कॉमन है जब हमने डिफ्लेशनरी गैप्स को स्टडी किया, इन्फ्लेशनरी गैप्स को स्टडी किया, कि दोनों ही जगह में एंड ऑफ द डे प्रॉफिट का क्या होने वाला है, घाटा होने वाला है। दिक्कत क्या आएगी, वहाँ पर क्या कैसे प्रॉफिट का घाटा हो रहा था, सामान बिक नहीं रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर होता जा रहा है, प्राइजेस को हायर कर रहे हो मैचअप करने के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको क्या करने पड़ रहे हैं, लॉसेस फेस करने पड़ रहे। देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ओइंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड एंड जो हमने बात की इसके अलावा क्या पॉइंट ऐड कर रहे हैं लोग कि जो अनफुलफिल्ड डिमांड है, यानी कि अब 120 रुपये का सामान की डिमांड हो रही है, अब 100 रुपये का ही बना पा रहे हो, तो ये 20 रुपये आप कमा सकते थे लेकिन आप कमा नहीं पाए, इसको भी लॉस कंसिडर किया जाएगा। अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है एक्सेस डिमांड के केस में भी। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि जो भी एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट था और हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट था। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू डिस्कस कि यार अब हल क्या किया जाए, कि ठीक है प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई, दोनों प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली, अब हल क्या किया जाए। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मेजर्स जो करेक्ट कर सकते हैं हमारी डेफिशिएंट डिमांड को और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को। शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं, हमारे पास दो टाइप के मेजर्स होंगे, एक तो हमारे पास होंगे फिस्कल मेजर्स और एक होंगे मॉनेटरी मेजर्स। फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें या ऐसे स्टेप्स कह सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है, गवर्नमेंट चेंजेस लाती है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। मॉनेटरी मेजर्स क्या होंगे,
आरबीआई जो स्टेप्स लेता है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट क्या चेंजेस लाती है? गवर्नमेंट जो बजट नहीं लेके आती, आपने सुना होगा यूनियन बजट पेश होता है देश का, हाँ या ना? तो गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर है और अपने जो रेवेन्यू है उनमें टैक्सेस हैं, लाइबिलिटीज है, एसेट्स है, उन सब चीज़ों में किस तरीके से चेंज लाती है कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में सिचुएशन में करेक्शन आ जाए, उन पॉलिसीज़ को हम बोलेंगे कि वो फिस्कल मेजर्स है। लेकिन जो चेंजेस आरबीआई लाएगा, जैसे हम बैंकिंग चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि वो किस तरीके से सीआरआर, एसएलआर, जो भी रेशियोज हमारे पास होती है उन सब से खेल के क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। उन सब मेजर्स को मॉनेटरी मेजर्स में डाला जाएगा। यानी मॉनेटरी मेजर्स तो आप ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हो, फिस्कल मेजर्स को अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिस्कल मेजर्स हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो कि बजटरी पॉलिसीज होती है, यानी कि गवर्नमेंट बजट में प्रेजेंट की जाने वाली पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड एंड प्रमोट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। स्टेबिलिटी और ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। क्या क्या करती है गवर्नमेंट? देखो, गवर्नमेंट करती है अपने बजट को ठीक, यानी कि अगर अब ये चीज़ें आप मेरे साथ करो, आप मुझे बताओ ये चीज़ें कि गवर्नमेंट बजट में कैसे चेंज आएगा। गवर्नमेंट बजट को क्या कर दिया जाएगा? इंक्रीज भी कर सकते और डिक्रीज भी, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट उसे इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी। इंक्रीज किस केस में करेगी? अगर डिमांड डेफिशिएंट है, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज किया जाएगा। अगर डिमांड एक्सेस है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर लेगी? रिड्यूस कर देगी। बोलो, टैक्सेस को कैसे करेगी? अगर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो टैक्सेस को गिरा देगी, क्योंकि टैक्सेस अगर लोग कम पे करेंगे तो उनके पास कंजम्पशन के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा, इकोनॉमी में ज़्यादा कंजम्पशन होगी, हमारा एडी राइज करेगा। अगर टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन ठीक हो जाएगा। पब्लिक बोरोइंग्स एंड पब्लिक डेट, बताओ ये पॉइंट कैसे काम करेगा? यानी कि पब्लिक से पैसा किस केस में लिया जाएगा, किस केस में पब्लिक से बोरोइंग्स नहीं की जाएगी। अगर डिमांड डेफिशिएंट है तो हम पब्लिक से बोरोइंग्स कम करेंगे। गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोइंग्स कम करेगी। रीज़न क्या है इसका? पब्लिक से बोरोइंग्स कम करेंगी तो उनके पास कंजम्पशन को ज़्यादा पैसा बचेगा, वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, एडी बढ़ जाएगी। पब्लिक बोरोइंग्स को बढ़ा दिया जाएगा अगर डिमांड एक्सेस है, ताकि पब्लिक से ज़्यादा बोरो कर लिया जाए, पब्लिक से ज़्यादा डेट ले लिया जाए, एंड मनी फ्लो जब इन आ गया गवर्नमेंट के पास तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा खर्चा करने के लिए, एंड रिजल्टेंटली एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। इसको कैसे यूज करेगा? अगर आरबीआई जो है वो ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को दे रहा है तो गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकती है, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन ठीक हो जाएगा। अगर बोरोइंग्स कम हो रही हैं आरबीआई से तो गवर्नमेंट कम खर्चा कर सकती है, कम खर्चा करेगी तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन ठीक हो जाएगा। बोलो, सिंपल सी थी, सिंपल से सॉल्यूशन थे। मॉनेटरी मेजर्स क्या है? अभी आप मुझे साथ साथ बताओ क्या किया जाएगा यहाँ पे? किसे कहा जा रहा है? आरबीआई की पॉलिसीज जो कंट्रोल एंड मैनेज करती है मनी सप्लाई को, कंट्रोल एंड मैनेज करती है मनी सप्लाई को करेक्ट करने के लिए सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। रेपो रेट क्या होता है? ऐसा रेट जिस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेल की जा रही हैं, हाँ या ना? तो रेपो रेट को सिंपल आप लोग ऐसे समझ लो कि रेपो रेट इज बैंक रेट की तरह फंक्शन करता है। हालांकि ये दोनों रेशियोज अलग अलग होती हैं। बैंक रेट इज जब सीधा लोन मिल रहा होता है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से, वाइलास रेपो रेट इज जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एंड सेल की जाती है, जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर अभी हम समझते हैं कि बैंक क्या दे रहा है, एक तरीके से हम इसको लोन की तरह ट्रीट करते हैं कि आरबीआई क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है रेपो रेट पे। अगर रेपो रेट हाई होगा यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो बैंक कम लोन लेंगे।
अगर रेपो रेट हाई होगा बैंक कम लोन लेंगे मतलब इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा। कौन सा सिचुएशन ठीक होगा? एक्सेस डिमांड का, इन्फ्लेशन का। अगर रेपो रेट कम होगा तो ज़्यादा पैसा जाएगा इकोनॉमी के अंदर, और कौन सा सिचुएशन ठीक होगा? डिफ्लेशन का, डेफिसिट डिमांड का। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहाँ भी क्या हो रहा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो रही है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर फ्लो इंक्रीज किया जाएगा तो कौन सा सिचुएशन ठीक होगा? बताओ। हाँ, अब बताओ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यूज करके अगर इंक्रीज किया जाएगा मनी का फ्लो इकोनॉमी के अंदर तो पैसा ज़्यादा जा रहा है, डिफ्लेशन का सिचुएशन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डेफिसिट डिमांड का हल हो जाएगा। अगर कम पैसा जा रहा है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक होगी और एक्सेस डिमांड का सिचुएशन ठीक हो जाएगा। CRR, SLR ये रिजर्व रेशियोज होती हैं कि कितना पैसा बैंक को, कमर्शियल बैंक को RBI के पास रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर ये हाई होंगे मतलब ज़्यादा पैसा रिजर्व रखना पड़ रहा है, मनी फ्लो कम है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन करेक्ट होगा। अगर ये लो है तो यानी कि ज़्यादा मनी फ्लो है, ज़्यादा मनी फ्लो होने की वजह से डिफ्लेशन का सिचुएशन ठीक होगा, डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन ठीक होगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अगर ज़्यादा रखे जा रहे हैं तो मनी फ्लो कम होगा, आपको बैंक को ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा अपने पास, जिसकी वजह से लोग कम लोन्स उठाएंगे। एंड अगेन इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो रहा है, इन्फ्लेशन ठीक हो रहा है, और कौन सा सिचुएशन? एक्सेस डिमांड का। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम हैं तो ज़्यादा मनी फ्लो हो रहा है, डिफ्लेशन एंड डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन करेक्ट हो जाएगा। मॉरली परसुएड करने की वो क्या करती है? कोशिश करती है, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती है जो RBI होता है वो दूसरे बैंक्स पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर मॉरल सुएशन फेवरेबल है, ज़्यादा पैसा वो चाहते हैं कि जाए इकोनॉमी के अंदर, कौन सा सिचुएशन ठीक होगा? डिफ्लेशन का, डेफिसिट डिमांड का। और अगर मॉरल सुएशन अनफेवरेबल है तो कौन सा सिचुएशन ठीक होगा? इन्फ्लेशन का या एक्सेस डिमांड का। रोटेशन ऑफ राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? कोटास फिक्स कर दी जाती है कि इसको इतने से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर राशनिंग ऑफ क्रेडिट हाई है, कंट्रोल हाई है, यानी कि सप्लाई कम हो रहा है, इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन ठीक होगा, एंड देन द ऑपोजिट। नाउ द थिंग इज, ये हमने क्विकली क्यों कर लिया? बिकॉज यहाँ पे मैं बैंकिंग चैप्टर का लिंक भी डाल दूंगी, आप लोग बैंकिंग चैप्टर में इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। अगर हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर अच्छे से समझा है ना, अगर हमें समझ में आया कि इन्फ्लेशन के टाइम में क्यों हमें पैसा क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी से खींचना पड़ेगा। महंगाई आई हुई है, आप सोचोगे कि पैसा डालो ना इकोनॉमी में, लोग ताकि खरीद पाए सामान, ऑलरेडी महंगा है, लोग खरीद नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन्फ्लेशन के टाइम में इकोनॉमी से पैसा खींचा जाएगा, डिफ्लेशन के टाइम में इकोनॉमी में पैसा डाला जाएगा। इसका कारण हम बैंकिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है? तो फटाफट जाके वो भी वीडियो देख लो, बिल्कुल हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली हम यही समझना चाहते थे, सारे ग्राफ्स, सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। स्टिल कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।